हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम स्टेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छा ही होंगे, है ना? तो दोस्तों, इस चैनल को वीडियो को देखने के लिए यार सब्सक्राइब करें, ठीक है? और बेल आइकन को भी दबाएं यार, जिसमें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे कि भाई आपको ये वीडियो आज आज पब्लिश हुआ है। तो आपको पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए उसको नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को भी दबाएं साथ में यार, ठीक है? तो दोस्तों, अपन ऑप्टिक्स का एक पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब अपन लेंस, मिरर और उन सब में घुसने से पहले क्या है कि कुछ एक ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आजकल छोटे बड़े एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग के एग्ज़ाम होते हैं रीट वगैरह में, और भी खूब सारे एग्ज़ाम है। जैसे रेलवेज़ के में भी आया था। अब रेलवे एनटीपीसी का पेपर भी अब करीब आ रहा है, लगभग मैंने सुना है उसका टेंडर भी पास हो चुका है। तो अब ऐसे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अपन उसके लिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है? तो चलें आगे। तो दोस्तों, अब सबसे पहला टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन। तो क्या है, रिफ्रैक्शन का एक और लॉ होता है। जैसे रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़े थे अपन ने, भाई रिफ्रैक्शन क्या क्या काम आ सकता है। तो रिफ्रैक्शन का एक ऐसा काम और आता है जिसमें आता है स्नेल्स लॉ, ठीक है? तो ये लॉ क्या स्टेट करता है कि भैया, जो, चलो आपको बता ही देता हूँ पहले। लैंग्वेज का लिखी हुई है लॉ स्टेटिंग दैट द रेशियो ऑफ द साइंस, साइन माने कौन सा, वो कॉस साइन टेन, वो होते हैं ना मैथमेटिशियन वाला, वो वाला। तो लॉ स्टेट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव आर कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? चलो आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये है अपना एक कोई दो मीडियम, ठीक है? एक मीडियम है, जैसे मान लो आप इसको ग्लास ही मान लो, ठीक है? तो दोस्तों, इसने क्या कहा था कि वेव, तो इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्रैक्शन एंगल है उसके बीच में जो एंगल जो बनाते हैं वो साइन का कांस्टेंट होता है, साइन का कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? कैसे? तो जैसे ये अपनी हो गई नॉर्मल, ठीक है? सॉरी, तो ये हो गई अपनी नॉर्मल। तो अब मान लो कि ये रे आई, ठीक है? ये वेव, ये रे कुछ भी आई, ठीक है? और ये वेव हो गई यहाँ से डिफ्लेक्ट, नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये मान लो ये मीडियम है एयर, और आपको ये दूसरा मीडियम बताया था मैंने, ग्लास, ठीक है? तो एयर कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम होता है, ये आपने कल पढ़ा था। ग्लास कौन सा मीडियम होता है? डेंसर, ठीक है? तो दोस्तों, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो आपको भी पता है लाइट क्या होती है? बैंड, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ खिंच जाती है। अब मैंने आपको वैसे कल ही बताया था कि भाई खुली एकदम, आप खुले खुले आ रहे हो एकदम बाहर से झूमते हुए, घर में आते एकदम से आपको थोड़ा कम होना पड़ता है ना भाई, माँ बाप के डर से। तो वैसे, तो चलो अब अपन बात करते हैं इंसिडेंट एंगल आई। तो नॉर्मल के साथ इसने कोई एंगल बनाया, क्या एंगल बनाया? थीटा आई, ठीक है? और सेम इसने रिफ्रैक्शन के साथ क्या एंगल बनाया? थीटा आर, ठीक है? समझ गए बात को? तो दोस्तों, ये एक्चुअली अब कहना क्या चाहता है कि जो ये थीटा दो एंगल बना रहा है, अब जैसे मान लो, अब आपको बताता हूँ, ये कौन सा एंगल, पहले ये होता क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? म्यू वन या फिर एन वन, ठीक है? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? एन टू, ठीक है? हो गया? चलिए आगे। तो अब इसके अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वी वन होगी, और इसकी लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? वी टू होगी। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों, अब वो लॉ क्या कह रहा था पीछे, जो साइन थीटा टू, एन वन साइन थीटा टू था, ठीक है? जैसे ये ऐसा मान लो, एन वन साइन थीटा टू इक्वल्स टू एन टू साइन, सॉरी, एन वन साइन थीटा वन होगा यहाँ पे, एन वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा टू। तो दोस्तों, अब इसको ऐसे लिखते हैं, अगर अपन ऐसा लिखते हैं साइन थीटा टू अपॉन साइन थीटा वन, तो ये हो जाएगा ना एन वन अपॉन एन टू। समझ रहे हैं? तो दोस्तों,
अब अपन वेलोसिटी और उसका भी रिलेशन निकालें तो देखो, अगर n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2, क्यों भैया, इसकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेलोसिटी में v1 वेलोसिटी थी, सेकंड इसमें इतनी वेलोसिटी ये थी, वेग जिसको बोलते हैं। तो अगर इसको भी अपन लिखे n1 अपॉन n2 लिखें तो क्या आएगा, v2 अपॉन v1 आएगा ना। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते भी हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन पूछते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ के बारे में क्या ये पूछ भी लेते हैं भैया, ठीक है, कि स्नेल्स लॉ में क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये था। अब क्या है कि इसमें बताते हैं कि किसने दिया था स्नेल्स लॉ, की दिया किसने था, तो इसका नाम था विलीबोर्ड स्नेल्स। इसको अपन स्नेलियस भी कहते हैं, कि भाई इसका डिस्कवरर कौन था, इसको किसने इसने इन्वेंट किया, तो ये था। तो अब ये पूछते हैं कि भाई इसका क्या काम आता है, तो इसका काम आता है रे ट्रेसिंग के। ठीक है, रे ट्रेसिंग कैसे है कि कोई भी जैसे मीडियम है, कोई भी जैसे मतलब मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ग्लास हो, वाटर हो, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से निकालते हैं, तो स्नेल्स लॉ है, यानी ये एक रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, जो रिफ्रैक्शन हुआ है इसकी प्रॉपर्टी है एक तरह से स्नेल्स लॉ। ठीक है, हो गया, चलें आगे। तो अब क्या होता है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपन को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। जैसे सबसे पहले हो गया वैक्यूम, कि भाई वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर का क्या हो गया 1.003। तो मतलब एयर और वैक्यूम का लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम बराबर ही होता है। ठीक है, फिर बात करें अपन वाटर की, तो वाटर का 1.33 होता है। उस दिन न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, मैंने आपको सॉल्व करके बताया था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है कि ये चीज़ें होती है, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, जैसे आपको दिन, तो ये डायरेक्ट याद करवाना पड़ता है हमको। ठीक है, अब केरोसिन है, ये एक्चुअल में आरआरबी जेई में पूछा था। अभी जो आरआरबी जेई के पेपर हुआ था ना, जेईएन का, रेलवे जेईएन का, तो उसमें पूछा गया था कि और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि 1.39, यानी 1.40 के आसपास। तो एक्चुअली उसका पूछने का मोटिव ये था कि आपको पता होना चाहिए कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो ऑयल का लगभग क्या होगा 1.4 1.42 ऐसे ही होगा। तो कुल मिला के आपको डायरेक्ट याद, ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो उसी तरह से अब गिलास का चलते हैं, गिलास का क्या होगा 1.5 और डायमंड का क्या होगा 2.42। तो ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे। अब चलो, तो अब ये क्या एक्चुअली कुछ ऑर्डर दे रखे हैं इस लाइट स्पीड के। ठीक है, तो लाइट स्पीड अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो आपने देखा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम था 1 था, फिर वाटर का था 1.33, फिर डायमंड का था 2.42। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड के बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी अब देखो, म्यू जो होगा ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, कैसे, अब जैसे मान लो कि जिसका म्यू कम है, यानी वैक्यूम में मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ रहा है, तो लाइट की स्पीड से क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड होगी। ठीक है, उसके बाद अपने इस वाटर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, नहीं थोड़ी कम होगी, आई मीन वैक्यूम से। फिर डायमंड में तो और भी कम हो जाएगी लाइट की स्पीड, मतलब एकदम से वो रिफ्लेक्ट करता है, एकदम से स्पीड डाउन होती है और एकदम से नॉर्मल की तरफ आ जाता है वो। ठीक है ना, तो अब जैसे क्या लिखा हुआ इसमें डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ इन वैक्यूम कॉमनली डिनोटेड बाय सी इज़ ए यूनिवर्सल फिजिकल कांस्टेंट। मतलब कुल मिला के ये बता रखा है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, आपको मैंने उस दिन बताया भी था, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है हमेशा। तो ये कुल मिला के यही बता रहा था, इट इज़ एग्जैक्टली वैल्यू डिफाइंड बाय, ये देखो ये इतनी है पर सेकंड है, तो अब इसको मान लो कि मीटर पर सेकंड, इसको पॉइंट में लिखना चाहोगे क्या लिखोगे 2.9 लिखते हो, यानी 10⁸ चला गया, यानी 2.9 क्या होता है 3 के बराबर, ऐसे। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ये देखो ये रहा। तो अब जैसे मान लो कि किलोमीटर में भी पूछ लेते, किलोमीटर पर सेकंड में कितना होता है, तो ये देखो ऐसा डायरेक्ट याद रखना आपको। ठीक है ना, 3 × 10⁵ ये किलोमीटर में लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, चलें आगे। तो दोस्तों अब अपने पास बात आती है ये नेचर ऑफ लाइट के बारे में बता रखा है कि भाई लाइट की स्पीड बता रखी, कुल मिला के भैया क्या होता है। तो अब जैसे मान लो कि कोई आपसे फार्मूला पूछ ले कि भैया लाइट के अंदर फार्मूला क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, C = λf। अब इसमें C तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट होती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, C कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखना। उसके बाद लैम्बडा हो गया, क्या होता है, वेवलेंथ होता है।
अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, अब जैसे मान लो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ को आप ऐसे मान लो कि कोई वेव है, ये इतनी ट्रेवल की, ठीक है, मतलब वेव है, तो अब इसकी लंबाई क्या होगी, एल, या फिर इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो लैम्बडा से, कि इतनी ट्रेवल की इसने, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब आप फ्रीक्वेंसी ध्यान से सुनिएगा ना, फ्रीक्वेंसी को क्या होता है कि मतलब एक फ़िक्स पॉइंट से, यानी एक फ़िक्स टाइम से कितनी वेव पास करी, ठीक है। मान लो ये यहाँ से यहाँ इसने इतना है, ठीक है। अब ये कितनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, ये देखो, एक यहाँ से, फिर ये दूसरी, फिर ये देखो यहाँ पे ये तीसरी, ऐसे। तो मतलब कितनी बार एक वेव को एक बार पार करी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो मतलब एक वेव को इसने कितनी बार पार करी, वो होती फ्रीक्वेंसी। मतलब एक फ़िक्स टाइम के बीच में इसने कितना ट्रैवल किया है वेव ने, वो फ्रीक्वेंसी होती है। ये फिर कोई रिपीटेशन होता है ना किसी वेव का, उसका फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो क्या है कि मतलब लंबाई और फ्रीक्वेंसी जो होती है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को आप क्या कह सकते हैं, इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t, ठीक है ना। और फिर इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी, इसकी यूनिट हर्ट्स होती है और सेकंड इन्वर्स, ठीक है ना, क्योंकि 1/t है तो टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकंड इन्वर्स हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से तो दोस्तों अब क्या है कि उस दिन आपको मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोगों को मतलब समझ नहीं आया, कि कुछ आए थे मेरे पास, तो मैं इसको आपको एक बार ढंग से वापस समझाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है TIR। तो दोस्तों क्या होता है कि अपन ने एक मीडियम ले लिया, चलें आगे। फिर अपन ने नॉर्मल बना दी। एक्चुअली नॉर्मल होता क्या है, मैं आपको नॉर्मल की अच्छे से डेफिनेशन बताता हूँ। क्या होता है कि लाइट, जैसे मान लो कि कुछ लाइटें होती है, कोई यहाँ से आ रही, 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 ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ एंगल बनाती आ रही है। तो ये क्या होता है, ये लाइट जो होती है ना, कुछ या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या डेविएट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक ऐसी लाइट होती है, एक ऐसी रे होती है, ठीक है ना, एक ऐसी रे होती है जो हमेशा बिल्कुल सीधी आती है, जो ना डिफ्लेक्ट होती है ना कोई बात, वो सीधी सीधी चली जाती है, ठीक है ना रिफ्लेक्ट होगी ना रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो इस लाइट को अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मल की ओरिजिनल डेफिनेशन, जो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो अपन ने क्या किया, एक मीडियम बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने, ये आपने नॉर्मल बना दिया भाई। तो इसकी आपको मैंने कुछ शर्तें बताई थी, क्या होती है कि कोई भी लाइट रे, अगर इंसिडेंट लाइट रे कहाँ से आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से, ठीक है। डेंसर मतलब जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो, यानी ये पहले अपन ने पहले इसकी प्रॉपर्टीज पूरी करी, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। अब मैं आपको 3-4 रे बना के बताता हूँ क्या होता है। मैंने यहाँ से रे डाली डेंसर से रेयरर, तो कहाँ होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से दूर जाएगी भाई। एकदम पहले आप बहुत घुस के लाइट आ रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से आ रही थी, तो इसकी स्पीड धीरे थी, लेकिन एकदम से जैसे ही बाहर गई, खुली ज़मीन मिले, मैदान भगी, तो भग गई लाइट। तो लाइट भगी तो नॉर्मल से दूर ही जाएगी ना, बंदिश से दूर। तो ये बंदिश से दूर हो गई, इस डायरेक्शन में यहाँ चली गई, ठीक है। फिर आपकी ये लाइट है, फिर मैंने क्या किया, एक लाइट एक ऐसा लाइट डाली, लाइट एंगल मुड़ाता गया, एंगल मोड़ता गया, धीरे धीरे से ये लाइट यूँ चली गई, ठीक है। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें मैं लाइट यहाँ डालूँगा ना, तो लाइट इसके 90 डिग्री बराबर हो जाएगी, मतलब ठीक है ना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना लेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो 90 डिग्री जो बनाई है अपन ने, तो उसके अगर मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर कोई एंगल घुमा लिया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी घुमा लिया, तो ये लाइट टर्न होकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को अपन कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझे भाई बात। तो अब इसके अपने कुछ क्राइटेरिया थे, अपन ने बताया था, मैं आपको पीछे बताता हूँ ढंग से। क्या लिखा हुआ है, जब कोण R = 90 डिग्री तब घटना कोण का महत्वपूर्ण कोण कहा जाता है, यानी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन दे रखी है। क्या कह रखा है इसने
तो जब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन रे के जैसे ये रिफ्रैक्शन रे है 90 डिग्री बना ले, ठीक है, जब इंसिडेंट से 90 डिग्री बना लेगी नॉर्मल के साथ में, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे कि भाई इस क्रिटिकल एंगल के बाद अगर मैं थोड़ी सी भी अगर एंगल बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब क्या लिख रखा है कि व्हेन इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल देन द कंडीशन ऑफ TIR। जब घटना कोण महत्वपूर्ण कोण से अधिक हो तो ये स्थिति TIR कहलाती है, ठीक है। मतलब आपको बता ही रखा है पीछे कि भाई जब घटना कोण जैसे इंसिडेंट एंगल यहाँ से आया, ठीक है, और इसी के साथ में अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर हो गया मतलब इस एंगल, तो इसको अपन इंसिडेंस एंगल कहेंगे। फिर अपन TR की बात करें कि भाई TR के लिए कंडीशन होती है जो थीटा जो होता है ना हमेशा और 90 डिग्री होना चाहिए। जो इंसिडेंस एंगल होगी ना मतलब उससे रिफ्रैक्शन एंगल, तो वो हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो इंसिडेंस एंगल एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, एक्चुअली लिखा हुआ गलत है। ये देखो ये लिखा हुआ है TIR क्या लिख रखा है, क्रिटिकल एंगल के ऊपर, ठीक है। अब तो आपको मैंने दो कंडीशन भी बताई थी। क्या कंडीशन थी, रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। मतलब जो ये डेंसर मीडियम है यानी ये इसका मीडियम बाहरी यानी कोई ग्लास पानी ऐसा है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो ये हो गया ये। और क्या होता है इंसिडेंस एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब जैसे मान लो ये आपका क्रिटिकल एंगल जिसको आप IC से डिनोट करते हो, लेकिन अब थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा इससे किया आपने तब ये TIR की कंडीशन होगी। तो ये दो कंडीशन होती है, हमेशा पूछते हैं आप, ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये कंडीशन आप, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख लो, एक मिनट, IC, या फिर ऐसे लिख लो आप, हाँ, IC इज़ लेस देन II, या फिर ऐसे लिख, ठीक है ना। जो इंसिडेंस होगा हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, हम आपको बताता हूँ क्या क्या एग्जांपल है। द शाइनिंग ऑफ डायमंड एंड ब्रोकन। तो शाइनिंग ऑफ डायमंड कैसे है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये डायमंड है जैसा भी ये डायमंड है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्रिटिकल एंगल शायद आपको मैंने बताया था 24 डिग्री होता है। डायमंड क्रिटिकल एंगल आपको याद है, मैंने पीछे लिखा है भी था 24 डिग्री होता है। तो मान लो इस 24 डिग्री के बाद आपने थोड़ी सी भी लाइट ऊपर की ना, तो लाइट इसी के अंदर घूमती रहेगी, फिर ऐसे ऐसे यूँ टकराती रहेगी। तभी तो हीरा चमकता है। क्यों चमकता है कि इसमें TIR का होता है। कोई पूछे आप क्वेश्चन भी आया हुआ, जैसे आपको पता होना चाहिए कि टोटल जैसे डायमंड के अंदर क्या प्रॉपर्टी से लाइट चमकता है, डायमंड इतना मतलब क्यों चमकता है, क्या पीछे रीज़न क्या है इसका। इसके पीछे रीज़न होता है TIR, ठीक है ना। उसके बाद वो आपने मिराज भी सुना होगा, जिसको मृग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में नाम तो नहीं आ रहा, मृग तृष्णा बोलते हैं शायद, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने ये उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने ये रोड बनाई, ठीक है। उस रोड पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये जो हवा होती है ये क्या कहलाएगी, थोड़ी रेयर मीडियम होती है, ठीक है। और क्या होता है, उसके ऊपर जो थोड़ी गर्म हवा होती है ना, भाई गर्मियों के दिनों में आप रेगिस्तान से जा रहे हो या फिर आपको रोड से जा रहे हो, तो रोड देखते हो आप थोड़ी उसे ऊपर उठी हुई दिखती है, या फिर वो रोड ऐसे बार बार आप देखते हो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भाप उठ रही है। तो होता क्या है कि मतलब वो लाइट जैसे आई, ठीक है। तो ये हॉट एयर है, गर्म हवा है, तो गर्म हवा में क्या होगा, डेंस मीडियम में एकदम से लाइट की स्पीड कम पड़ेगी, ठीक है। अब लाइट की स्पीड कम पड़ेगी तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये रेयर मीडियम में वापस आएगी, या फिर ऐसा मान लो कि डेंस में हो गई, ठीक है। अब मान लो कि रेयर मीडियम में गई, ठीक है, मतलब डेंसर टू रेयर हो गया, ये डेंस हो गया, ठीक है, और ये हो गया रेयर। तो अब क्या होता है, कुछ डेंसर टू रेयर जा रही है, रेयर जा रही है। मान लो कुछ एक लाइट ऐसी भी होगी जो मान लो यहाँ से जाके क्रिटिकल एंगल बना रही हो, तो ये लाइट टकरा के यहाँ से वापस चली जाती है। तो इसलिए आप कभी कभी जैसे यहाँ से ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ये देखता है यहाँ से कि भाई इसको रोड है ना कभी थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती है जगह से, ठीक है। तो ये है TIR के अंदर मिराज होता है, जिसको मृग तृष्णा भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप वो भी देखो, आपने कई बार देखा हुआ भी होगा ना, उसमें जैसे ये पानी है, बहुत जाना मैं जाना NCERT का एग्जाम्पल है कि जिसमें मान लो यहाँ सिक्का पड़ा है, ठीक है, ये लो ये आपकी आँखें बड़ी बड़ी आँखें कजरा रही, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, लाइट रे आई, तो क्या होता है ये सिक्का थोड़ा यहाँ ऊपर उठा हुआ दिखता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि एक TIR की वजह से कुछ एक एंगल लाइट ऐसी भी होती है जो देखो ये डेंसर में तो जा रही है, अब डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कुछ क्रिटिकल एंगल बना लेता है, तो उसके बाद क्या होता है जो आप देखते हैं ना स्टिकर थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है यहाँ से आपको। तो ये एग्जांपल इसके TIR के। और TIR का एक वो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ऑप्टिकल फाइबर भी होता है, आपको मैंने बताया भी था उस दिन उसका, कि जिसमें क्या होता है कि यहाँ से आपने ये फाइबर बना लिया आपने, तो यहाँ से लाइट गई, फिर एक यहाँ पर ये वापस टकराई, फिर वापस टकराई, फिर वापस टकराई, ऐसे करते करते लाइट की स्पीड बहुत तेज़ रहती है, ठीक है ना, तो काफ़ी स्पीड से डाटा भी पहुँचता है। तो ये क्या काम आता है कि कम्युनिकेशन में भी काम आता है, सिग्नल भेजने के, आपका जो नेट चलाते हो ये फाइबर वाला घर पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज, तो तो वो सब जो भी है वो सब इसका TIR के एग्जांपल है। आई होप आपको इस बार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलें आगे। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल पीछे दे मैं आपको बता भी चुका हूँ, साइनिंग ऑफ डायमंड ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, तो ये उसके TIR का एग्जांपल है। अच्छा दोस्तों, मैंने क्या मुझे डिस्पर्सन और स्कैटरिंग भी अच्छे से बताना था। तो डिस्पर्सन होता क्या है, पहले आपको मैं डिस्पर्सन अच्छे से बताता हूँ, फिर आपको स्कैटरिंग बताऊँगा। तो डिस्पर्सन क्या होता है कि कोई आपने एक वाइट लाइट डाली, ठीक है, किसी ग्लास प्रिज्म के साथ में, और प्रिज्म में लाइट डाली, यानी कोई एक सफ़ेद प्रकाश को एक ग्लास प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो जब वो अपने वर्णक्रम में विभाजित हो, वर्णक्रम यानी एक स्पेक्ट्रम होता है, वो उस स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, मतलब सेवरल कलर्स में डिवाइड हो जाता है वो, ठीक है ना। जैसे यहाँ से लाइट आई है और अलग अलग कलर में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो उसको अपन डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग क्या होता है कि मान लो कोई भी, जैसे मान लो डॉट पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट आती है और इसको टकरा के लाइट ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो उसको स्कैटर कहते हैं। मतलब स्कैटरिंग में ऐसे स्पेक्ट्रम नहीं दिखते उसके, स्कैटरिंग और डिस्पर्सन में ये फ़र्क है। स्कैटरिंग में तो हो जाता है कि भैया फैल गए भैया पूरे वो अच्छे से, लाइट है ना, मतलब बिखर गई, सॉरी सबसे बेस्ट वर्ड रहेगा बिखरना, ठीक है ना। जैसे मान लो कंचे हैं, कंचे को आप फेंकते हो तो क्या करते हो, वो बिखर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क रहता है फैलने में और स्कैट मतलब बिखरने में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जैसे अब जैसे मान लो आपने वाइट लाइन निकाली, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि भाई इसमें कलर दिखा देते हैं, तो इसको आप सबसे जानते भी होगे, आपको एक विजिबल स्पेक्ट्रम दिखता है। किसने बताया था आपको, मैं उस दिन बताया भी था, इसाक न्यूटन ने, ठीक है ना। इसाक न्यूटन जो था इसने बताया था विजिबल स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आपको, मैंने उस दिन भी बताया था, ये स्टार मार्क डाल के लिख लेना कि इसाक न्यूटन ने सबसे ज़्यादा ये स्पेक्ट्रम बताया था, ठीक है। तो भैया इसाक ने तो बता दिया, तो क्या बताया कि भाई जो ये जो रेज है ना वेव की ओर, तो इसमें जो रेड जो है, आपने नोटिस किया होगा, जो रेड जो है सबसे कम डिफ्लेक्ट हुई है। आपने जैसे मान लो कि ये रेज आई है ऐसे प्रिज्म से, ये तो ये रेड है और ये वायलेट है, ठीक है। तो रेड जो है सबसे कम डिफ्लेक्ट हुई है, इसकी ओरिजिनल रेज तो मतलब ओरिजिनल लाइट ये यूँ आ रही तो यूँ जानी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ से देखते हैं तो कम रिफ्लेक्ट हुई है सबसे कम, और यहाँ से देखें तो वायलेट तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब अपन क्या पता पड़ा कि जो वेवलेंथ जो है रेड की वो काफ़ी अच्छी है, समझ रहे ना। रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत अच्छी है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि जो रेड जो होता है वो सबसे कम मतलब बिखरता है, ठीक है। और वॉलेट जो है सबसे ज़्यादा बिखर जाता है, फैला हो जाता है, सॉरी बिखरना यानी फैला हुआ, आई मीन गलत वर्ड बोल रहा हूँ, तो वॉलेट सबसे ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। तो ये होती है स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम अपन रेंज ऑफ ह्यूमन बीन होती है, तो जैसे क्या होती है इसकी विजिबल स्पेक्ट्रम की, जो आपको बताया भी था मैंने, ये होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये होती है विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इसमें देखो रेड का जो लैम्बडा होता है, यानी वेवलेंथ जो होती है रेड की वो ज़्यादा होती है, आपको बताया था मैंने, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी यानी एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी बहुत लंबी वेव रेड आपने देखा होगा, ट्रेन के अंदर सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल का साउंड होता है, लाइट होती है, तो उसमें आप देखते हैं रेड साइन यूज़ करते हैं डेंजर साइन के लिए, क्यों? क्योंकि वो तभी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तभी वो अपने आंखों तक आती है, ठीक है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, हमें याद है ना, लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, तो उसी तरह से समझ गए बात को। और यानी फिर ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वॉयलेट की होगी, ये समझ गए।
तो ये होता है डिस्पर्सन। चलिएगा आगे। अब मैंने आपको बता तो दिया वेवलेंथ करे जाता हूँ, लेकिन वेवलेंथ है क्या? चल मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये इधर आओ मेरे पास पहले। वेवलेंथ क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये मैंने एक साइन ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ये ऊपर की जो डिस्टेंस होती है ना, ये इसको आप कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये नीचे का जो होता है इसको बोलते हैं आप ट्रफ। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। कोशिश करूँगा मैं आपको भी समझ में आ जाए। कुछ वर्ड जो है मेरे को नहीं आते, लेकिन मैं बताऊँगा आपको मैं अच्छे से। और आप इंग्लिश में ही पढ़ने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो आप ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी एक एम्पलीट्यूड। क्रेस्ट ट्रफ तो समझ में आ गया। पहले आपको क्रेस्ट ट्रफ समझाता हूँ। जो ऊपर वाली जो होती है, जैसे वेवलेंथ का जो ऊपर प्लस वाला पोजीशन होता है, तो उसको आप बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन क्या कहती है ये। तो यानी ये भी क्रेस्ट ही हुआ। तो दो सक्सेसिव, यानी किसी दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी इधर और इधर के बीच में जो डिस्टेंस होगी, इसको आप बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, जो दो ट्रफ होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको भी आप कह सकते हैं वेवलेंथ। तो ये होती है वेवलेंथ की डेफिनेशन, ठीक है। यानी टू सक्सेसिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। तो अब बात करें कि जो वेवलेंथ की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो आपको खैर अभी तो इतना ही जानने की ज़रूरत है। बाकी अपन जब साउंड पढ़ेंगे तो उसको आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम क्या होता है, उसमें पिच भी आता है, इको भी आता है। तो एक वेवलेंथ के बारे में डीप वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी इतना बता दूँ वेवलेंथ खुद क्या होती है। जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको अपन कहते हैं वेवलेंथ, या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। वेवलेंथ कैन बी डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव, ठीक है ना। कोई तरंग जा रही है, उसके बीच में जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ के बीच में जो होता है दूरी होती है, इसको अपन कहते हैं वेवलेंथ। तो अब देखो, मैं आपको हमेशा बोला, मैंने बोला लैम्बडा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखो, दिस मीन्स दैट द लॉन्गर द वेवलेंथ लोअर द फ्रीक्वेंसी। अब आप याद रखिएगा, रेड जो साइन, जैसे अपन रेड से ट्रैफिक सिग्नल में रेड यूज़ करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ तो बहुत लंबी है, अपन बहुत दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। फ्रीक्वेंसी कम क्यों भैया? अगर ज़्यादा दूरी कम करनी है तो एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मान लो वायलेट है तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये जो होती है फ्रीक्वेंसी, आपको मैंने बताया था ना अभी कि बहुत ज़्यादा, ये पूरा सक्सेसिव साइकिल पूरा करती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वेवलेंथ जो उसकी मतलब लॉन्गर वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी। जैसे मान लो ये है, आपको वापस अच्छे से बताता हूँ। ये आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब ये एक पिलर है और ये आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से रेड लाइट निकल रही है। तो इसकी जो इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी और वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा, ठीक है। तो इन द सेम मैनर शॉर्टर द वेवलेंथ हायर वे द फ्रीक्वेंसी। अब मान लो वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो ये हमेशा रहता है, ठीक है ना। ये इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं अपन एक, फिर क्या होता है कि आजकल क्या है, इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिसमें आपको याद होगा कि भाई अल्फ़ा बीटा गामा ये सब रेस होती है। तो इसके अंदर भी मतलब बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, कि मतलब कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसके मतलब कौन सी EM वेव्स होती है, क्या होता है। तो अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। पहले पेनेट्रेटिंग पावर के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में क्या, जो इंट्स रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने हमने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा गोल्ड फॉइल का, आपको याद हो तो, कि जिसमें उसने कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट करवाए थे। तो बाकी सारे तो चले गए थे, पार हो गए थे, लेकिन एक पार्टिकल था जो वापस रिफ्लेक्ट बैक हुआ था, सेम उसी से ही, ठीक है ना। तो अब ध्यान सुनिएगा, ये एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में है पार्ट तो केमिस्ट्री का, लेकिन मैं फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी टू पास थ्रू मटेरियल इज कॉल्ड इज पेनेट्रेटिंग एबिलिटी। तो मतलब क्या होता है कि
कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, अगर उससे कोई पार्टिकल निकल रहा है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, कोई भी पार्टिकल निकल रहा है और वो कोई भी जैसे फिल्म को अगर पार कर जाए, ठीक है ना, या फिर उसको पेनिट्रेट कर जाए, या फिर उसको फाड़ दे, मतलब उस फिल्म को फाड़ के चला जाए आगे, तो उसको अपन कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये एक आपके कांच का ग्लास है, ठीक है। अब मान लो कि कोई बहुत ही स्पीड से आ रहा है और इसको तोड़ के चला जाए, या फिर कांच वाच सब छोड़ो, आपने वो एग्जांपल पढ़ा होगा 9th 8th में, जिसमें एक बुलेट है और यहाँ कांच है, ठीक है। उसका मोमेंटम वाला आपको एग्जांपल याद होगा जिसको, ठीक है। मान लो अगर ये बहुत ही स्पीड से अगर चली जाती है तो क्या कभी कभी होल बना जाती है, ठीक है, मतलब ये इसको पेनिट्रेट करके चली गई, ठीक है ना। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है कि वो ग्लास को तोड़ के, मतलब ग्लास को तोड़ के नहीं, ग्लास को छेद करके पार चली जाए, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब जो पेनिट्रेटिंग की जो क्षमता है वो आकार पे निर्भर करती है, जो रेडियोधर्मी जो कण है उसके आकार पे निर्भर करेगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ गामा बीटा और अल्फ़ा के बारे में अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना वो अलग से लिखेगा। अब देखो, जो अल्फ़ा और जो बीटा है वो ईएम वेव्स नहीं है, ठीक है ना। ईएम वेव्स नहीं है मतलब वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इससे भी पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट। आपको पहले बेसिक बताता हूँ हो क्या रहा है। ये क्या रहता है कि एक जैसे मान लो कोई एटम है, ठीक है। तो एटम के आपको पता है बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एन, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के साथ साथ में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। समझ में आ गई बात को। तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन बीच में प्रेजेंट होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कुछ एक न्यूक्लियस क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं कि जैसे न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों छोड़ते हैं, या फिर जिसमें न्यूक्लियस और प्रोटॉन साथ में ऐसे इस तरह से रहते हैं ना, तो क्या करते हैं कि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। वो अगर न्यूक्लियस को बाहर भेजता है, ठीक है, अपने को कुछ पार्टिकल बाहर भेजता है न्यूक्लियस के, तो उसको अपन कहते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। तो समझ में आई अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ से आ रही है कि भाई जिसके अंदर न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन होता है साथ में, और कुछ अपना न्यूक्लियस का पार्ट बाहर फेंकता है, ठीक है ना, तो उसको अपन अल्फ़ा बीटा और गामा कहते हैं। चलें आगे। तो अब बताता हूँ आपको अल्फ़ा बीटा गामा है क्या। तो अल्फ़ा पार्टिकल किसे कहते हैं, जो 2 ही प्रोटॉन प्लस 2 ही न्यूट्रॉन बाहर फेंके। कैसे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कैसे? अब जैसे मान लो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हीलियम, ठीक है। तो अब एक्चुअल में होता है कि अपन जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 4e2। तो ये तो हो गया आपका एटॉमिक वेट, यानी इसका भार कितना हो गया इस एटम का, और ये हो गया एटॉमिक नंबर। कैसा होता है ना, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, हीलियम का 2He4 होता है। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका एटॉमिक वेट और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। ये आपको बताया लास्ट में एक्सपेरिमेंट दिया था, उसी का अपन एक थ्योरी मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको अपन कहते हैं डाई पॉजिटिव न्यूक्लियन। अब देखो इसको अपन क्या क्या कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं डाई पॉजिटिव हीलियन आयन। डाई पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखो ये तो होता है पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका मास जो होता है 4 होता है और चार्ज 2e होता है। तो आपको मैंने बताया था, आप क्या लिखते हैं, He4 और 2, यानी ये मास हो गया 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके अंदर, इसलिए अपन इसको प्लस लगाते हैं। समझ गए बात को। तो यानी ये तो हो गया पॉजिटिव अल्फ़ा, तो इसका मास भी हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बीटा की। तो बीटा एक्चुअली होता है क्या है इसमें, तो बीटा का जो मास जो होता है ना, बेसिकली मास जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज आइटन है, लेकिन वो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो भैया जिसकी स्पीड बहुत ही तेज़ हो, जिसका मास अपन ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते। आप खुद देखो, मोमेंटम की बात करते हैं एक बार अपन, mv। अब जिसकी स्पीड बहुत ही तेज़ हो तो मास नेग्लिजिबल होगा ना, तो वो वाली बात होती है। इसका मतलब ऐसे मास तो अनडिफाइंड होता है, लेकिन जब स्टैटिक मास की बात करो, ठीक है ना, तो स्टैटिक मास की जब बात करोगे तो वो 0 होता है इसका। समझ गए बात को।
अब अपन चलते हैं आगे। इसमें चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब कैसे, तो इसको आप कैसे डिनोट कैसे करोगे, जैसे -1 E 0, ठीक है ना, इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, ये होता है बीटा का साइन, -E1 और 0, ठीक है। ये होती है बात इसकी बीटा की। अब अपन बात करते हैं गामा की। गामा क्या होता है, तो गामा होता है कि देखो, ना तो इसमें चार्ज होता है ना ही कोई मास होता है, ठीक है ना, तो ये चार्जलेस और मासलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको डिफाइन किसने किया था, हेनरी बेक्वेरेल एंड पेरेल विलर्ड ने, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हेनरी बेक्वेरेल किसका है मतलब किसका डिस्कवर है, तो ये है गामा का। इट इज़ एन EM वेव्स एंड यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो क्या है कि ये खुद एक EM वेव होती है, यानी आपको पता है कि अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ देखो डेफिनेशन कि अल्फा और बीटा और EM वेव्स नहीं होती, मतलब वैक्यूम में नहीं चल सकती, और गामा रेज ऐसी होती है जो वैक्यूम में भी चल सकती है, ठीक है ना। ये मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, याद रखना आप हमेशा। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है, कोबाल्ट 60, ये आप लिख लीजिएगा ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ आप कौन कैसे लिख लिया करेगा। यानी कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। अब अल्फा और बीटा के डिस्कवर कौन है, अर्न्स्ट रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो ये हो गई। तो अब क्या है कि अब ये तो अपन अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ लिया, तो अब क्या एक स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है ना। अब अपन जैसे आपने उस टाइम बताया था मैंने आपको कि जिससे अब लाइट डेविएट, जैसे लाइट प्रिज्म से लाइट निकालते हैं, ठीक है ना, ये प्रिज्म से लाइट निकली तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो गई, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस विजिबल स्पेक्ट्रम में डिवाइड होने के बाद भी क्या होता है, कुछ रेस और भी होती है, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे स्पेक्ट्रम रेस, ये स्पेक्ट्रम हो गया पूरा, ये स्पेक्ट्रम हो गया आपका पूरा। तो इसमें जैसा कोई ये भी पता होता है रेडियो वेव्स होती है, फिर माइक्रोवेव्स होती है, फिर इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड के बाद में आपको विजिबल आती है यहाँ पे, फिर ठीक है। विजिबल के बाद में शायद आपके ये आता है यूवी रेस, फिर ये एक्स रेज, फिर ये होता है गामा रेस। गामा रेस सबसे लास्ट में आती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही लाइट होती है और बहुत ही स्पीड तेज़ होती है, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ये वैसे एक बार इनकी मैं बता देता हूँ कि भाई इनकी फ्रीक्वेंसी, पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सरे होती है, तो एक्सरे क्या होती है कि विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, यानी दे आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोजेनिक फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। कैसे, जो यूज़ करते हैं अपन इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, किसी भी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अपन यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। जैसे हार्ड जैसे कोई भी हार्ड एक्सरे होता है, ठीक है। हार्ड एक्सरे हैव अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 100 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो मैं आपको एक्सरे के बता देता हूँ, ये पिकोमीटर में लिख रखा है लेकिन आपको ऐसे बता देता हूँ। एक्सरे की होती है 0.01 मीटर से 10 नैनोमीटर, ठीक है ना, ये 10-10 है। ये होती है आपकी एक्सरे की लेंथ, वेव लेंथ। तो ये आप लिख लीजिएगा एक्सरे के आगे कि एक्सरे की ये वेव लेंथ होती है, ठीक है ना। और क्या बता रखा है, these electromagnetic waves occupy the same region of EM spectrum as gamma rays। तो मतलब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ये स्पेक्ट्रम के उसी क्षेत्र में गामा किरणों के रूप में कब्जा करती है। अब जैसे मान लो कि उसको छोड़ो आप, अब जैसे एक्सरे है, तो एक्सरे में मान लो कि आपने क्या होता है कि बीच में आपने हाथ रखा, तो क्या होता है ये रेज जो होती है ना ये आपके मतलब मसल्स को तो पार कर जाती है लेकिन जो बोन्स होता है ना उनको नहीं पार कर पाती। तो आप क्या सामने ब्लैक फिल्म लेते हो तो जो पार नहीं कर पाती ना तो उसकी यहाँ पर फ़ोटो बन जाती है। तो ये एक्सरे ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो एक्सरे ह्यूमन बॉडी के बोन्स को पार नहीं कर सकती, ठीक है ना, पेनिट्रेट नहीं कर सकती वो, इसलिए अपन कहते भी ज़्यादा एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो अपने मसल को पेनिट्रेट करके जाती है, मतलब मसल को चीर के आगे चलती है वो। तो अब इसका जैसे एक्सरे का जो डिस्कवर है उसका मैं नाम लिख देता हूँ एक बार, इसमें लिखा हुआ नहीं है सॉरी, इसका नाम है विलियम, ये पूछ भी लेते हैं, याद रखना इनका नाम याद होना चाहिए आपको हमेशा, विलियम रोनिजन, ठीक है ना। विलियम रोनिजन जो था वो एक्सरे का डिस्कवरर था।
और एक्सरे अपन बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं कि मतलब कोई भी जैसे इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं स्टडी ऑफ क्रिस्टल के बारे में, कोई भी क्रिस्टल के बारे में होता है कि भाई क्रिस्टल कैसा क्या है, इसका क्या मतलब नंबर है वगैरह, तो उसमें अपन एक्सरे पार करवाते हैं, तो उससे अपन को जो फिल्म मिलती है पीछे, तो उसमें अपन को पता पड़ता है कि क्या है, क्या इसका मतलब क्रिस्टल कौन सा है। और टू फाइंड द एटॉमिक नंबर, अब क्या होता है एटॉमिक नंबर पार फाइंड करने के लिए भी अपन को इसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सरे की। ठीक है, चलिए आगे। अब फिर आती है कुछ एक इम्पोर्टेंट है अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिख के देता हूँ कितनी क्या है इसकी। तो ये होता है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ठीक है ना, 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 400 मिलीमीटर तक है। ठीक है, तो अब इसका इसका डिस्कवरर कौन था? इसका डिस्कवरर था जोहानन रिटलर। आप रिटलर से याद रखिएगा, रिटलर से UR। ठीक है ना, रिटलर जॉन रिटलर है, तो इसका ये डिस्कवर था। तो क्या होता है कि इन्होंने इसने क्या बताया था कि यूवी रेस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन एक्सरे एंड विजिबल रे। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने एक्सरे और वो विजिबल रे निकाली, ये आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले रेडियो वेव से चालू होता है। ठीक है, रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर आपका विजिबल स्पेक्ट्रम जहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूवी रेस यहाँ आता है, यानी किसके किसके बीच में आता है? एक तो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम के बीच में और एक होता है एक्सरे के बीच में। समझ गए? तो यहाँ पर आती है आपकी यूवी रेस, तो ये बता रहा है। और इसकी मैंने आपको बता ही चुका हूँ आपको कितनी थी उसकी स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट रेस की, वो थी 10 nm से 400 nm तक। ठीक है, ठीक है, उसके बात करते हैं जर्म। अब जैसे कोई होता है जर्मीसाइड लैम्प, यानी जर्मीसीडल है, यानी कुछ जीवांशु लैंप होता है, यानी जो जैसे आपने देखा भी होगा ब्लू कलर की लाइट होती है, अपना लैंप भी होता है, आजकल कई जगह जाते हैं तो वो उनको आकर्षक कर लेते हैं। तो उन बैक्टीरिया को मारने की क्षमता के कारण उनको UVC कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है ना, तो वो किसी एक बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे UV रेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो आपको क्या है वो भी बताता हूँ मैं। तो जो UVA जो है, ये अब इनको मारने का मतलब ना, नॉर्मली आप चाहते भी हो तो आपको ब्लू रेस का दिखता भी होगा, तो ये UVA में होता है। ठीक है ना, और इसमें स्किन डिजीज़ भी होती है, ये ध्यान रखना आप। स्किन डिजीज़ होती है ना, कोई भी नॉर्मली कोई भी होती है, जैसे आपको जैसे आजकल सोरासिस वगैरह भी बहुत चल रहा है, तो उसमें स्किन डिजीज़ जो होती है ना, वो इसमें UVA में होती है आपको। उसके बाद अपन बात करें UVB की। ठीक है, तो UVB क्या होता है, उसमें एनर्जी थोड़ी सी UVA से ज़्यादा होती है, लेकिन उस कैंसर होता है ना, स्किन का कैंसर, वो UVB में होता है। ये UVB है, इसमें आपको स्किन का कैंसर होगा, स्किन कैंसर इसमें होता है UVB में। फिर आप बात करें सनबर्न जो होता है ना, मतलब चमड़ी वगैरह थोड़ा हल्का हल्का गर्म होना, जलना। मोतियाबिंद कैटरेक्ट, तो ये कैटरेक्ट भी UVB में होता है। ठीक है, अब यहाँ याद रखना जो विटामिन D जो होता है हमेशा सॉरी, जो विटामिन D जो होता है वो हमेशा आपको यहाँ मिलेगा, किसमें? UVB में। ये आजकल पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ये विटामिन D आपको कहाँ मिलता है? UVB में। और जो UVC है, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। जो आप बोलते हैं ना UV रेडिएशन आपको ओजोन ने ऑब्जॉर्व कर लिया, वो UVC करता है। UVC सबसे हार्मफुल रेडिएशन होती है, सन से डायरेक्ट आती है। ठीक है ना, तो ये ओजोन लेयर के अंदर कौन सा हार्मफुल होता है? UVC। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, और इसका UVC का जो सबसे ज़्यादा मतलब जो अमाउंट जो परसेंटेज जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये सन से आ रही है, तो सन से जो रेज आ रही है ना, ये UVC आ रही है। ठीक है, फिर UVC यहाँ से फ़िल्टर हो गया, फिर अंदर आती है UVB जो आपको स्किन कैंसर वगैरह वो भी देती है। फिर उससे भी कुछ एक नॉर्मल से फ़िल्टर हो गया, तो उसके अंदर होती है UVC आ जाती है, सॉरी UVA। तो UVA से आपको मतलब ये मतलब स्किन डिजीज़ वगैरह हो जाने के चांस रहते हैं।
ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट कैसे करें, तो इसका प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए कि जीरो डायप्टर का लेंस होना चाहिए, जीरो डायप्टर लेंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेस। ये जीरो डायप्टर का लेंस होना चाहिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेस। तो ये है अल्ट्रावायलेट रेस की। ये यूवी रेस खुद क्या है, अब देखो ये वैक्यूम से चल के यहाँ पर आ रही है, तो मतलब क्या है कि ये ईएम वेव्स है, याद रखना यूवी एक ईएम वेव है, ठीक है ना। ये आपको मैंने यूवी रेस के बारे में अच्छे से अच्छा बता दिया है। और इसकी मतलब एनर्जी देखा जाए ना, तो अब देख लो अब कहाँ आती है, स्पेक्ट्रम से नीचे आती है, अपने विजिबल स्पेक्ट्रम से। तो मतलब ये है कि इसकी एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा है, इसकी मतलब लैम्बडा और ज़्यादा है इसका, समझ रहे। चलें आगे। फिर आता है अपने पास इंफ्रारेड। तो अब इंफ्रारेड किसने डिस्कवर किया था, इसका नाम है विलियम हर्शेल, ठीक है ना। विलियम हर्शेल ने इसको डिस्कवर किया था, और इसकी जो मतलब वेवलेंथ है वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर से लेके, एक मिनट सॉरी, 700 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो ये 700 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक मतलब ये कहाँ आ रही है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम से ऊपर आ रही है। विजिबल स्पेक्ट्रम आपको पता है कि 400 से 700 था, तो 700 से और ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ये इंफ्रारेड आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे। तो अब इसका सोर्स क्या होता है, इंफ्रारेड का सोर्स, अपने पहले पूरे सोर्स के बारे में बताता हूँ। सोर्स क्या क्या हो सकता है, सोर्स हो सकता है इसका सन, या फिर लट्टू जो होता है आपके घर में, बल्ब, ये इनकेंडेसेंट लैम्प बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये इसके सोर्स होते हैं। मतलब इसको अपन और क्या कह सकते हैं, इंफ्रारेड को, इसको आप कह सकते हैं थर्मल रेडिएशन, क्योंकि गर्म होके जो रेडिएशन बाहर आती है उसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड। तब इंफ्रारेड क्या होता है, आप देख तो सकते नहीं हो, आपके जितने भी जो रिमोट सेंसिंग वगैरह वो सब चीज़ें होती ना, जैसे टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है, और आपके मोबाइल के अंदर भी इंफ्रारेड सेंसर दे रखे होते हैं कोई कोई, जैसे एमआई के मोबाइल्स में भी, ठीक है ना। तो उसको इंफ्रारेड कहते हैं। तो इंफ्रारेड वर्क इन, अब इंफ्रारेड का क्या काम होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी जैसे आपने फंक्शन करवाया, उसको इंफ्रारेड रेस छोड़ी, तो वो रेस क्या होती है, हमेशा सीधी चलती है, ठीक है ना। वो वाईफाई जैसे फैलती नहीं, स्प्रेड नहीं होती, स्कैटर नहीं होती वो वाईफाई जैसे, ठीक है ना। तो इसका क्या पॉइंट होगा, इन स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके ये हो गई इंफ्रारेड, ठीक है ना। और इसको हाई विज़न कैमरा जो होता है काफ़ी अच्छा, वो जो काफ़ी हाई विज़न जो कैमरा होते हैं जिनको काफ़ी मतलब जैसे आप ऊपर से देख लो, आपके सैटेलाइट्स में जो कैमरा होते हैं वो इंफ्रारेड कैमरा होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्योंकि उनको सीधी सीधी जितनी स्पीड से रे आएगी वो टकरा के वापस आएगी, तभी तो फिर वो इंफ्रारेड कहलाएगी। अब जैसे क्या होता है कि फ़ोटोग्राफी में भी जो फॉगी वेदर होता है, मतलब जैसे मान लो कि धुंधला वेदर हो गया, जैसे धुंधला वेदर हो गया, तो उसमें फ़ोटोग्राफी के लिए भी काम आती है इंफ्रारेड, ठीक है। और जैसे चलो ये तो लिखा हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड लाइट इज़ ए टाइप ऑफ रेडिएशन एनर्जी दैट इज़ इनविजिबल टू ह्यूमन आई बट वी कैन फील एज हीट। तो आपको मैंने क्या नाम बताया था, थर्मल रेडिएशन। तो आप जैसे रिमोट का के रखोगे ना, वैसे तो अब उसमें नॉर्मली पता नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी बड़ी लाइट होती है ना, तो उससे आपको पता पड़ता है कि हीट बाहर आ रही है। तो हीट से जो रेडिएशन बाहर आते हैं उसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। तो आपको मैं इसके यूजेस भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, इंफ्रारेड इज़ मेजर बाय पायरोमीटर। तो इंफ्रारेड को आप मेज़र कैसे करते हैं, अब जैसे हीट है, हीट को आप कैसे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं ना, बॉडी की हीट को भी मेज़र करते हैं थर्मोमीटर, या फिर कोई भी जैसे टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट। तो पायरोमीटर भी एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, ठीक है ना। पायरोमीटर यूज़ कहाँ करते हैं, हाई टेम्परेचर यूज़ मेज़र करते हैं, जैसे मान लो कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे सन का बल्ब, जैसे बल्ब फर्नेंस, कोई फर्नेंस होते हैं ना, जैसे बहुत ही हाई टेम्परेचर मेज़र करने का काम आता है। फर्नेंस कैसे, जैसे आप भट्टी,
किसी भट्टी लग रही है और उसका टेम्परेचर मेज़र करना हो, या बॉयलर आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे आप पता है बॉयलर होते हैं, आप कोई फैक्ट्री में जाते हैं तो उसको मेज़र करने के लिए पायरोमीटर यूज़ करते हैं। तो इंफ्रारेड को भी मेज़र करने के लिए पायरोमीटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अभी इसके बारे में ये बता रखा है, क्या लिखा है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इनविजिबल रे, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो अब ये बता रहा है कि ईएम वेव्स कौन सी होती है, ईएम रेडिएशन जो होती है कौन कौन से इंक्लूड करता है। अब देखो गामा रेज आपको मैंने बताया था वो, फिर एक्स रेज भी होती है, यूवी रेज आपको पता है, अभी मैंने बताया था आपको बाहर से आती है, इनविजिबल लाइट होती है। अब जो यूवी रेज सन से जो लाइट आ रही है वो उसी से अपन देख पा रहे हैं, यानी तो वो भी अपन विजिबल लाइट भी इसमें हो जाएगी आपके ईएम वेव्स में। इंफ्रारेड भी हो जाती है, माइक्रोवेव, जितनी भी मतलब ये जितने भी नाम दे रखे हैं ना ये सारे, तो ये सब आपकी ईएम वेव्स में आते हैं, ठीक है। फिर आता है अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो अब माइक्रोवेव क्या होता है कि माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ लॉन्गर देन दोस ऑफ टेराहर्ट्ज। अब देखो वेवलेंथ लॉन्गर, वेवलेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है माइक्रोवेव की, ठीक है। अब आपको टेबल बताऊंगा मैं आपको लास्ट में बना के, उस टेबल के अंदर बताऊंगा कि माइक्रोवेव क्या कौन पोजीशन में कहाँ होती है, क्या लैम्बडा होता है उसका। तो आप याद रखिएगा इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है माइक्रोवेव की। क्या होती है मैं को बता देता हूँ, टेराहर्ट्ज तक के आसपास होती है वेवलेंथ, बट रिलेटिवली शॉर्ट टू रेडियो वेव। तो मतलब सबसे पहले आपको मैंने बताया था रेडियो आता है, फिर माइक्रो आता है, रेडियो फिर सेकंड माइक्रो, ठीक है ना। तो माइक्रो से थोड़ी सी कम होती है इसकी वेवलेंथ, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है फॉर शॉर्ट वेव। माइक्रोवेव्स हैव वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली इन रेंज ऑफ, अब देखो क्या क्या रेंज दे रखी है इसकी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की रेंज में होती है। यानी आप ऐसा मान लो 1 नैनोमीटर से 1 मीटर तक, 1 मीटर तक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बताया था अभी, जैसे आप विजिबल बताया था कि भाई विजिबल होती है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। फिर इंफ्रारेड होती है 700 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, यानी आप लगभग उसको देख नहीं सकते लेकिन हाँ चल सकते। फिर उसके बाद आती है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव होती है 1 mm से 1 मीटर के बीच में वेव लेंथ, यानी अपन इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये किस में काम आती है, ये काम आती है अपने, अब देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मान लो इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ के बराबर होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये याद रखना। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो अपने किसके अंदर काम आएगी, ये फ़ोन टेलीफोन टावर्स में। तो अपन जो बात करते हैं फ़ोन में बात करते हैं तो किस क्या इसकी क्या फिनोमिना प्रिंसिपल क्या होता है, वो माइक्रोवेव के कारण होती है, यानी माइक्रोवेव के कारण अपन टेलीफोन में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगर तो आपको एक और बताता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसकी होगी बताइए, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी होगी। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी आपकी रेडियो की, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी आपकी गामा की, ठीक है ना। क्यों, ये भी बता देता हूँ आपको क्यों, क्योंकि देखो इसका जो लैम्बडा है वो मैक्सिमम होगा, यानी इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी रेडियो की, तभी बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है। और इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी गामा की, तभी है ना मतलब ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है गामा की, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लाइन लिख लेना। अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में काम आता है। जैसे मान लो यहाँ से किसी एक देश से दूसरे देश में भी बात करनी हो ना, तो अपने लिए भी भले ये माइक्रोवेव बहुत अच्छी चीज़ है काम बात करने के लिए। अच्छा एक चीज़ याद रखना आप, ये एक नॉन आयोनिक है, ठीक है ना, नॉन आयोनिक की नेचर होती है। भाई ये मोबाइल टावर वाले क्या करते हैं आजकल, आपको पता होना चाहिए कि भाई धीरे धीरे 3G 5G 4G कैसे आ रहा है, क्योंकि फिर ये नॉन आयोनिक बताते हैं इसमें, ठीक है ना, कि भाई नॉन आयोनिक है। अच्छा इसका डिस्कवर मैंने नहीं बताया, इसका डिस्कवर था हेनरी हर्ट्ज़, ठीक है, ये इसका डिस्कवर था।
और ये वायरलेस कम्युनिकेशन में काम आता है, ये ध्यान रखना हमेशा। वायरलेस कम्युनिकेशन या रिमोट सेंसिंग जो भी होता है ना, रेडार में भी, और सेल्यूलर फ़ोन, सैटेलाइट्स, टेलीफोन, जितने भी होता है ना, सब में ये माइक्रोवेव काम आता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये माइक्रोवेव यहीं से ही, ठीक है ना। तो ये बात है। अब यूजेस भी देखो, आपको मैं बता चुका हूँ। क्या लिखा है? इट इज़ अ नॉन आयोनाइजेशन प्रोसेस। एक तो आयोनाइजेशन होता है कि भाई जिसमें कोई भी वेव आप छोड़ते हैं या फिर वेव आपको जा रहा होता है रेडिएशन, तो वो रेडिएशन फैलाता है, ठीक है। या फिर कोई आयोनाइजेशन होता जाता है किसी चीज़ के साथ। लेकिन जो माइक्रोवेव है नॉन आयोनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब देखो अपने क्या होता है, माइक्रोवेव घर में ओवन होता है, इसमें अपन माइक्रोवेव क्यों यूज़ करते हैं, चीज़ बताओ। अब इसकी वेवलेंथ बहुत तेज़ है, यानी वेवलेंथ बहुत तेज़ यानी स्पीड भी बहुत तेज़ होगी। तो इस तो बहुत स्पीड तेज़ से क्या होता है, वो खाने के अंदर से क्या होता है, वो माइक्रोवेव निकलती है। तो जिसके अंदर से निकलती है ना, तो उस चीज़ को वो गर्म कर देते हैं। तो ये माइक्रोवेव ओवन की फिनोमेना ये है, ठीक है ना। तो क्या इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग। अब देखो रिमोट सेंसरी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। मतलब सुदूर संवेदी बेतार संचार प्रौद्योगिकी में काम आती है, ठीक है ना। वायरलेस टेक्नोलॉजी में काम आता है। अब रेडियो वेव्स में भी काम आती है, टीवी में भी काम आता है। अब सैटेलाइट्स में भी आपको बताया था मैंने, रेडार में भी यही काम आता है, हमेशा याद रखना। रेडार में हमेशा माइक्रोवेव काम आता है। तो ये ऐसे रेडार से एप्लीकेशन से सब क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना आप, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डिस्पर्सन और स्कैटरिंग के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, तो मैं बता चुका हूँ, लगभग तो बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। क्या होता है कि इस स्कैटरिंग में क्या होता है कि जैसे हम डिस्पर्सन में आपको बताया था मैंने, कि जैसे यहाँ से एक लाइट आई, ठीक है, और ये वापस यहाँ से फैल गई, यहाँ से, ठीक है, फैल गई एक, तो ये होता है डिस्पर्सन। और स्कैटरिंग होता है जिसमें लाइट जो होती है वो बिखर जाती है। अब जैसे मान लो इधर देखो, यहाँ तो क्या हुआ, लाइट का अलग अलग रेस में फैला हुआ, और स्कैटरिंग में क्या हुआ कि यहाँ से लाइट आई और एक ही लाइट टकरा के यूँ इधर उधर फैल गई, ठीक है ना। जैसे ये एक सोर्स है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ को डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल टकरा के लाइट फैल गई, ठीक है ना। और कुछ लाइट आई जो डायरेक्ट गई और यहाँ से वापस फैल के स्कैटर हो गई, लेकिन कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई और बाकी कुछ आगे लाइट वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गए। तो स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल बिकॉज ऑफ अ कॉलिजन विद अनदर पार्टिकल। नहीं ऐसे, मतलब चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल से टकराने के बाद कोई लाइट फैल जाती है ना, उसको अपन स्कैटरिंग कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो अब आपको मैंने उस दिन बताया भी था, मैंने बोला कोई भी कलर से होता है। स्कैटरिंग में हमेशा ध्यान रखना, एक सिंगल कलर ही आएगा हमेशा। तो स्कैटरिंग क्या काम आता है कि कोई भी ऐसा कलर पहचानने के काम आता है, ठीक है ना। अब रेले स्कैटरिंग का भी बताया था मैंने, उसमें रेले क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टू पावर लैम्बडा की पावर 4, यानी वेवलेंथ के 4 टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ के 4 टाइम्स, ठीक है ना। अब देखो, अब एस्ट्रोनॉट जैसे देख, अब मेरी बात सुनो, एस्ट्रोनॉट स्काई से देखते हैं तो उनको जो एटमॉस्फेयर का जो कलर है वो हमेशा, या फिर जो भी अब बाहर से देखते हैं तो स्काई जो होता है उनको काला दिखाई देता है, लेकिन अपन को ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सन से जो वाइट रे आ रही है वो टकरा के बिखर रही है। तो आपको मैं बताया था सबसे, अब जैसे आपको अब डिस्पर्सन वापस बताता हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जैसे अब फैला था तो रेड सबसे कम फैला था और ब्लू सबसे ज़्यादा, नहीं वॉयलेट सबसे ज़्यादा फैला था। तो वॉयलेट के पास ही लगभग कहीं ब्लू होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो इसलिए अपन को कलर ब्लू दिखाई देता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फैलता वही है, समझ गए। अब स्कैटरिंग का और क्या काम होता है, अब जैसे मान लो कि अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भी कलर का क्वेश्चन आए, कलर का क्वेश्चन, ये ट्रिक याद समझ लेना इसका। तो वहाँ आपको स्कैटरिंग टिक करके आना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। अब जैसे मान लो रेड कलर ऑफ स्काई सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब रेड सनराइज और सनसेट के दिन रेड कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भैया रेड का जो लैम्बडा है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो रेड का लैम्बडा बहुत ज़्यादा होगा तो वो फैलेगा भी कम, तो इसलिए अपन को रेड दिखाई देता है। डेंजरस साइन के लिए भी अपन रेड लेते हैं, ठीक है ना। और वाइट कलर ऑफ क्लाउड, ये सफ़ेद कलर क्यों दिखते हैं क्लाउड के, वो भी स्कैटरिंग करनी। देखो ये लाइव एग्जांपल है रहा, ठीक है। चलें आगे।
अब एक रमन इफेक्ट है, आपको मैंने बताया भी था रमन को कब 1928 में नोबल मिला था, ठीक है ना। तो रमन इसको नोबल मिला था क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर भी कुछ लगभग स्केटरिंग जैसा ही होता है, इसका फिनोमेना भी स्केटरिंग जैसा ही है। क्या? जैसे मान लो ये प्लेट है, यहाँ से मैंने एक लाइट गिराई, इस लाइट से गिरी ना, तो इसमें क्या होता है, एक जैसे कोई कंपाउंड है, मान लो कोई कंपाउंड रखा हुआ है या फिर कोई प्लेट रखी हुई है, जिसका मुझे इसका कलर पता करना है कि ये क्या कलर के रेडिएशन छोड़ता है या फिर क्या कलर है इसका, ढंग से ओरिजिनल कलर क्या है। तो इसके अंदर क्या, मैं एक लाइट गिराऊंगा तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, स्कैटर हो गई, बिखर जाएगी, लेकिन कुछ लाइट जो होगी ना वो उसका कलर लेके निकलेगी। तो वो जो कलर पहचानने के लिए अपन क्या करते हैं, रेमन इफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो रमन ने बोला था कि जो एक्चुअल में जो समुद्र का जो कलर होता है ना, स्काई ऑफ सी, रमन ने बोला था कि जो स्काई ऑफ जो सी होता, सॉरी कलर ऑफ जो सी होता है वो आपके साथ ब्लू होता है। क्यों? क्योंकि वो स्केटरिंग के कारण में भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। भाई पानी का कलर, एक्चुअली पानी का कोई कलर तो है नहीं, लेकिन स्केटरिंग होती है उसमें, जैसे पानी लाइट पड़ती है फिर वो बिखरता है, तो इसलिए अपन को समुद्र कलर ब्लू दिखाई देता है, ठीक है ना। ये सबसे पहले अपन को रमन ने दी थी, ठीक है ना। पहला जो फर्स्ट साइंस फिजिक्स, मतलब इसको पहला जो अपन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था 28 फरवरी 1928 को मिला था, इसलिए अपन साइंस डे भी बनाते हैं, याद रखना। साइंस डे अपन किसके इफेक्ट में बनाते हैं? सीवी रमन के, सर सीवी रमन के चक्कर में। तो 28 फरवरी 1928 को, 1928 से अपन साइंस डे बनाना चालू किया था अपन ने, याद रख लेना। ये लो आपको जीके का क्वेश्चन तैयार, ठीक है। साइंस डे बनाते हैं अपन किसके इन्फ्लुएंस में? सर सीवी रमन के चक्कर में, ठीक है। और उसके बाद 2019, अब 2019 के अंदर भी साइंस डे मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? साइंस फॉर पीपल और पीपल फॉर साइंस। लिख देता हूँ एक बार, आप याद लिख लेना कोई। साइंस फॉर पीपल और ये पीपल फॉर साइंस, ये थीम थी इसकी साइंस डे की, ठीक है ना। 2019 थीम साइंस फॉर पीपल और पीपल फॉर साइंस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ भी सकता है भाई, आप क्या बहुत टाइम से एग्ज़ाम भी नहीं हुए तो, ठीक है ना। तो ये सर सीवी रमन के लिए अपन इतना करते हैं, ठीक है ना। अब देखो 1900, एक चलो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बता ही रहा हूँ। तो 1954 में सबसे पहले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, ठीक है ना, सर सीवी रमन को। 1954 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सीवी रमन को मिला था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा अपने इंडिया का? भारत रत्न, ठीक ना, भारत रत्न है। तो अभी 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 भी शायद अपन किसी को, तीन लोगों को, दो तीन लोग मुझे याद तो आ रहे हैं, उनको मिला हुआ है, नाम बता देता हूँ। जैसे एक तो भूपेंद्र है और एक नानाजी देशमुख है, इनको लेटेस्ट अभी भारत रत्न मिला है। एक और नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, 3 जनों को मिला था, ठीक है ना। तो 1951 में उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। चलें आगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या लिखो, चलो फिर भी पढ़ देता हूँ एक बार क्या काम होता है। When a beam of light transforms a dust-free transparent sample of a chemical compound, a small fraction of light emerging in direction other than that of incident incoming beam। बता चुका, जैसे मान लो आपको कोई कंपाउंड है, जैसे KMnO4 है, KMnO4 है, तो इसमें मैंने वाइट लाइट डाली, ठीक है ना। तो KMnO4 को आप भी जानते हैं, जब लास्ट में हम मिक्स करते हैं तो उसका कलर कैसा आता है? पिंक कलर आता है। तो ये पिंक कलर किसकी वजह से दिखाई देगा? ये इस अपने सर सीवी रमन के स्पेक्ट्रम की वजह से दिखाई देगा, ठीक है ना, रमन इफेक्ट से। चलें आगे, फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रेनबो, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, चलो रेनबो के बारे में क्या बोलता है ये। तो क्या लिखा? रेनबो इज़ अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना दैट इज़ कॉज बाय रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। तो 3 फिनोमिना होते हैं, उसके चक्कर में अपन को रेनबो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वो क्या लिखा है? Dispersion of light in a water droplet result in a spectrum of light appearing in the sky. It take the form of a multicolor circular arc, ठीक है ना। मतलब इंद्रधनुष के बारे में बता रखा है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसके जो परावर्तन और अपरावर्तन और फैलाव के कारण जो होता है, स्कैटरिंग के कारण भी, तो उसमें अपन को इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ आपको अच्छे से यहाँ पे। तो रेनबो
जो रेनबो जो होता है उसके सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप सन के, अब आपकी जो पीठ है वो सन के डायरेक्शन होनी चाहिए। ये लो भाई, ये रहा सन, ये लो, कलर क्या हो गया, लियो ये रहा सन आपका, सूरज मामू, ठीक है। और आपको ब्लू कलर का बनाता हूँ मैं, ये लो ये रहा आप, ठीक है। और आप देख रहे हो इधर को, और ये हो रही है बारिश, ब्लू कलर की होती है ना, ये हो रही है बारिश ऐसे आपके, ठीक है ना। ये गोला मान लो आप, ये बारिश हो रही है। तो क्या होता है, लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है, ये लाइट रे आई यहाँ से आपकी, यहाँ टकराई, ठीक है। तो लाइट टकराने के बाद क्या होगा कि जैसे मान लो, एक तो क्या 3 टाइम, ठीक है। लाइट टकराने के बाद क्या होगा कि इसमें वाटर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो होगा आपके इसमें रिफ्रैक्शन, सॉरी डिस्पर्जन होगा। इसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये लाइट यहाँ पर आई, यहाँ टकराने के बाद इसका डिस्पर्जन हो गया लाइट में विजिबल स्पेक्ट्रम के कारण, ठीक है। तो इस डिस्पर्जन के बाद में क्या, डिस्पर्जन के बाद में क्या होगा, ये हो गई वापस टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये यहाँ पर इधर आ गई वापस, ठीक है ना। क्या हो गया इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एक TIR हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन भी होगा इसमें। रिफ्रैक्शन तो हो ही चुका है, आप जानते ही, जैसे यहाँ पर लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसमें वापस ये डी ये मतलब ये डिस्पर्स हुई, ठीक है ना। फिर एक TIR हुआ, यानी TIR के साथ साथ में यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन ही हुआ कुल मिला के, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइट वापस फैल गई, यहाँ पर एक स्कैटर हुआ। तो यानी होना क्या चाहिए, आप यहाँ पर खड़े हो मान लो, सॉरी, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये रेनबो आपको दिखेगा। आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, जैसे मान लो ये पानी की बूंद है, ये लाइट आई सन की, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ, लाइट टेढ़ी हुई, उसके बाद डिस्पर्जन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, एक TIR हुआ, ठीक है। इस TIR के बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, ये लो, मतलब क्या हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है ना, रेयर से डेंसर में आई तो लाइट की स्पीड 0 हुई, तो जब थोड़ा झुका, फिर उसके बाद ये डिस्पर्सन हुआ यहाँ पे, यानी दो यहाँ पर हुए, एक TIR यहाँ पर हुआ, और ये वापस फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, यानी ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के कारण आपको, यानी सबसे पहले यहाँ क्या होगी, R होगी, और यहाँ पर होगी V, ठीक है ना। यानी ये रेड यहाँ दिखाई देगा, वॉयलेट हमेशा देखना, अभी रेनबो देखोगे ना कभी भी, तो आपको सबसे ऊपर रेड दिखाई देगा और नीचे ब्लू दिखाई देगा, वॉयलेट ब्लू जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें आपने देख लिया, तो एक्चुअल में क्या होता है, 3 टाइम होता है रिफ्लेक्शन। एक तो होता है मॉर्निंग यानी सुबह, एक नून दिन में, और एक इवनिंग में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि कभी भी आप देखना कि अगर आप मॉर्निंग में हैं, यानी मॉर्निंग में सन कहाँ से उगता है, जैसे मान लो ये आपको बता देता हूँ डायरेक्शन सेंस से। अब मॉर्निंग में सन यहाँ पर है, ठीक है ना, मॉर्निंग में सन यहाँ पर है, तो आपको रेनबो कहाँ दिखेगा, वेस्ट में। मॉर्निंग में आपको रेनबो कहाँ दिखेगा, वेस्ट में, ठीक है ना। और नून में सन का होता है टॉप में तो आपको मैंने अभी एक भी बता देता है, भले कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर मान लो नॉर्मल की डेफिनेशन बताई थी, कितना भी कुछ भी हो जाए, जो रे सीधी आ रही है वो सीधी चली जाएगी, कोई ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी तरह का, ठीक है ना। तो यानी नॉर्मल में नो रेनबो, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मल में नो रेनबो, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन इवनिंग की। तो इवनिंग में क्या बनेगा, फिर बात करते हैं अपन इवनिंग की। तो इवनिंग में बनेगा आपके ईस्ट में, ठीक है ना, इवनिंग में बनेगा आपके ईस्ट में। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, यानी कुल मिला के मेरा मोटिव ये था कि आपको आफ्टरनून वाला बताऊँ, ये केस ये पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो एक्चुअल में अब इसमें क्या क्या फिनोमिना काम किया रेनबो के अंदर, एक तो दो तो हुए रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, फिर एक डिस्पर्सन हुआ, लाइट फैली, स्पेक्ट्रम फैला, फिर क्या हुआ, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना, और क्या हुआ, फिर स्कैटरिंग हो गई, कलर बिखर गए, तभी आप, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब मिलके आपको एक रेनबो बनाती है, ठीक है ना।
ये है आपके पूरी रेनबो के बारे में बताया। अब रेनबो कॉज बाय सन अपेयर इन द सेक्शन ऑफ स्काई डायरेक्टली अपोजिट द सन, मतलब कुल मिला के यही बात कह रहा है कि रेनबो वहीं बनता है उसका सन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सन इस डायरेक्शन में तो रेनबो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ये बता रहा है। अब इसमें जैसे लिख भी रखा है कि वाइट लाइट आई, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन अकर हुआ, 2 जगह रिफ्रैक्शन हुए, ठीक है। एक TIR हुआ यहाँ पे, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये रेनबो ऐसे बनता है आपको, ठीक है ना। ये आप खड़े हो यहाँ पे, तो ये रेनबो के बारे में आपको मैंने ये बात बता दी है। तो दोस्तों ये था आपका मेरा पूरा टॉपिक आपको पढ़ाने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो तो मैं इंपॉर्टेंट बातें कहता हूँ बीच बीच में वो लिखिएगा, और आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। और हमेशा मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, और याद रखना हमेशा हमेशा स्मार्ट वर्क करो, कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।